रीढ़ की हड्डी द्वारा लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी। हमारी इस कहानी में टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उमा, जो बीए तक पढ़ी हैं और दिखने में काफ़ी खूबसूरत हैं। बाय द वे, आज उमा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। दूसरी कैरेक्टर हैं उमा की माँ प्रेमा, जो एक हाउसवाइफ हैं। और हमारे तीसरे कैरेक्टर हैं उमा के पिता रामस्वरूप, जो बड़े ही खुले विचार के इंसान हैं। जिस जमाने में लोग लड़कियों को पढ़ाना भी जरूरी नहीं समझते थे, वो अपनी बेटी उमा को बीए तक पढ़ाए। चौथे कैरेक्टर का नाम है रतन, जो रामस्वरूप के घर में एक नौकर हैं। कहानी के 5वें कैरेक्टर का नाम है शंकर, जो उमा को देखने आने वाला है। बाय द वे, शंकर एक बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट सा इंसान है। वो वही करता है जो उसके पिता कहते हैं। गजब बेइज्जती है। एंड कहानी के 6वें और आखिरी कैरेक्टर हैं शंकर के पिता गोपाल प्रसाद, जो प्रोफेशन से तो एक वकील हैं, लेकिन उनकी सोच बड़ी ही छोटी है। वो अपने बेटे को तो मेडिकल की पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन उन्हें बहू बस 10वीं पास ही चाहिए। ओ सॉरी, 10th फेल होगी तब भी चलेगी। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि उमा को देखने शंकर और उनके पिता गोपाल प्रसाद आने वाले हैं। अब जो कि उमा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो उमा के पिता रामस्वरूप अपने नौकर रतन के साथ घर के बैठक वाले कमरे को सजाने में लगे हैं। वो जमीन में नई दरी और टेबल में नया कवर बिछा देते हैं और बैठक में रखे तख्त पर एक नया सा चादर बिछाकर उसमें हारमोनियम और सितार सजा देते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारी बेटी को गाना बजाना भी आता है। तभी रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा आकर कहती है, सुनो जी, उमा मुंह फुलाकर बैठी है। इस पर रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं, प्रेमा जी, बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता हाथ लगा है, देखो उसे थोड़ा समझा दो और थोड़ा मेकअप शेकअप कर दो। प्रेमा कहती हैं, मैं तो तैयार होने का सारा सामान सामने रखाई हूँ, लेकिन आपकी बेटी है कि मानती ही नहीं। मैं कहती थी आपसे बेटी को इतना मत पढ़ाओ, लेकिन आपको तो बस अपनी ही चलानी है ना। रामस्वरूप कहते हैं, अजी धीरे बोलो, दरअसल लड़के वालों को ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, तो मैंने लड़के वालों से झूठ कह दिया कि लड़की सिर्फ 10वीं पास है। प्रेमा की बात सुनकर रामस्वरूप थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आजकल मेकअप के बिना शादी ब्याह भला कहाँ होते हैं। लेकिन वह अपनी पत्नी से कहते हैं, कोई बात नहीं जी, वैसे भी हमारी बेटी बड़ी खूबसूरत है। और वो लड़के वालों के लिए मिठाई, नमकीन, फल, चाय और टोस्ट का प्रबंध करने लग गए। तभी वो देखते हैं, अरे टोस्ट में लगाने के लिए मक्खन तो खत्म हो गया है। और रामस्वरूप तुरंत ही अपने नौकर रतन को मक्खन लेने के लिए बाजार भेज देते हैं। ठीक उसी समय गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर के साथ रामस्वरूप के घर में दाखिल होते हैं। गोपाल प्रसाद आवाज से ही बेहद ही अनुभवी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके लड़के शंकर की आवाज एकदम पतली सी थी और कमर भी हल्की झुकी सी थी। रामस्वरूप मेहमानों का स्वागत किए और टिपिकल मैन टॉक चालू कर दिए, जैसे अजी हमारा जमाना भी क्या जमाना था, आज के समय में तो संस्कार नाम की चीज है ही नहीं। थोड़ी देर बाद रामस्वरूप चाय नाश्ता लेने अंदर जाते हैं। रामस्वरूप के अंदर जाते ही गोपाल बाबू घर को देख ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि दहेज कितना मिलेगा, और हल्की सी धीमी आवाज में अपने बेटे को डांटते हैं और उसे कमर सीधी करके बैठने को कहते हैं। इतने में रामस्वरूप दोनों के लिए चाय नाश्ता ले आते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद गोपाल प्रसाद मुद्दे की बात पे आते हैं और शादी विवाह के बारे में बातें करना चालू कर देते हैं। बातों ही बातों में गोपाल प्रसाद अपनी छोटी मानसिकता का परिचय देते हुए कहते हैं कि लोग हमसे कहते हैं कि जब हमने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया है, मेडिकल की तैयारी करा रहे हैं, तो लड़की भी ग्रेजुएट ही लानी चाहिए। लेकिन हम तो उनको साफ साफ कह देते हैं कि अगर लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख जाएं और अंग्रेजी अखबार पढ़कर घर में पॉलिटिक्स करने लग जाएं, तो भैया घर गृहस्थी कैसे चलेगी फिर। और वैसे भी हमें अपने बहू से नौकरी थोड़ी करानी है। इसके बाद रामस्वरूप उमा को बुलाते हैं। उमा एक प्लेट में पान लेकर आती है और उमा की आंखों में चश्मे को देखकर
गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चौंक जाते हैं और पूछते हैं, चश्मा? रामस्वरूप फिर एक झूठ कह देते हैं और कहते हैं, अरे ये तो सिलाई कढ़ाई की वजह से लग गया है। सिलाई कढ़ाई की बात सुनकर दोनों को थोड़ी सी शांति मिलती है। अब गोपाल प्रसाद उमा से गाने बजाने के संबंध में पूछते हैं तो उमा मीरा का एक बेहद ही सुंदर गीत गाती है। जिसके बाद गोपाल प्रसाद उमा से पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में पूछने लगते हैं। और इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन उमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वह कोई भी उत्तर नहीं देती है। ये बात गोपाल प्रसाद को खटकती है और वो उमा को प्रश्नों के जवाब देने को कहते हैं। बाद में उमा के पिता रामस्वरूप भी उसे जवाब देने के लिए कहते हैं। जिसके बाद उमा अपनी धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, क्या दुकान के टेबल कुर्सी बेचते वक्त उसकी पसंद नापसंद पूछी जाती है क्या? दुकानदार ग्राहक को सीधा सामान दिखाता है और मोल भाव तय करने लग जाता है। सामान से थोड़ी ही पूछा जाता है कि सुनो टेबल, तुम्हें ये मालिक पसंद आया कि नहीं? ये सुन उमा के पिता रामस्वरूप उसे टोकते हैं और कहते हैं, ये क्या कह रही हो बेटी तुम? और गोपाल प्रसाद वो तो गुस्से से एकदम लाल हो उठते हैं। लेकिन उमा अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है कि पिताजी आप मुझे कहने दीजिए, ये जो सज्जन व्यक्ति मुझे खरीदने आए हैं, पूछिए तो जरा इनसे, लड़कियों के दिल नहीं होते हैं क्या उन्हें चोट नहीं लगती है? अब तो गोपाल प्रसाद एकदम गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, रामस्वरूप जी, क्या आप हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाए हैं? उमा जवाब देते हुए कहती है कि आप इतने देर से मेरे बारे में इतनी जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्या यह हमारी बेइज्जती नहीं है? और आप मेरे बारे में तो इतनी जांच पड़ताल कर लिए, पूछिए जरा अपने लड़के से कैसे पिछली फरवरी में उसे लड़कियों के हॉस्टल से बेइज्जत करके भगाया गया था। तब गोपाल प्रसाद आश्चर्य से पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा जवाब देते हुए कहती है, हाँ, मैं BA पास हूँ और पढ़ाई करके मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं पढ़ाई करते हुए अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखी, आपके पुत्र की तरह कोई आवारागर्दी नहीं की। अब ये सुनकर शंकर और उसके पिता दोनों गुस्से से खड़े हो जाते हैं और रामस्वरूप को भला बुरा कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं। उमा पीछे से कहती है, जाइए जाइए, मगर जाकर ये जरूर पता लगा लेना कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद और शंकर वहाँ से चले जाते हैं। उनको जाते देख रामस्वरूप निराश हो जाते हैं और पिता को ऐसे उदास देख उमा अपने कमरे में जाकर रोने लग जाती है। और यहीं पे ख़त्म हो जाता है हमारी ये प्यारा सा चैप्टर रीढ़ की हड्डी। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक छोटा सा सवाल जरूर पूछना चाहूँगा, और आपका सवाल है, उमा ने ऐसा क्यों कहा कि जाइए जाइए, मगर घर जाकर ये जरूर पता लगा लेना कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।